हेलो एवरीवन, ट्रैक शॉट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक मैंने आपको किडनी के बारे में बताया है। किडनी क्या फंक्शन करती है मैंने आपको ये बताया है। एक्सक्रीटरी, हम बेसिकली जो हमारा टॉपिक है मेन वो क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा है हमने उसमें कि जो हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी वेस्ट बनता है, मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। और हमारे अलावा यानी ह्यूमन बींग्स और मैमल्स के अलावा जैसे बर्ड्स में, स्पाइडर्स में, और हमारे जो एम्फीबियंस होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर जो वेस्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, कौन कौन सा होता है, वो बॉडी वेस्ट कैसे रिमूव करते हैं, इतना मैं आपको बता चुकी हूँ। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि एक ओवरव्यू बताया था, यूरिन का पाथवे बताया था मैंने आपको। उसमें मैंने क्या बताया था कि जो यूरिन फॉर्मेशन होती है वो कहाँ होती है, किडनी में। किडनी में भी कहाँ, नेफ्रॉन्स में। कहाँ पर होती है? नेफ्रॉन्स में। व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, बेसिक और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। जिस तरीके से हमारी बॉडी की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है। इसी तरीके से जो किडनी फंक्शन करती है उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जो बेसिक यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, किडनी की बेसिक यूनिट को नेफ्रॉन्स बोलते हैं। अब हम उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको एक चीज और बताई थी नेफ्रॉन्स के बारे में। क्या बताई थी कि जो एक किडनी होती है उसमें कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, 1 मिलियन। एक किडनी में 1 मिलियन, तो 2 किडनी में कितने हो गए, 2 मिलियंस हो गए। ये आपको याद रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताई थी, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी जाके चेक कर लीजिए एक बार, ताकि आपको पता चल जाए कि उसमें क्या क्या दिया गया है। समझ आ गया आपको? चलिए आइए अभी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जो ये स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये किसका बनाया है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया है। एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। और ऐसे ही 1 मिलियन होते हैं हमारी एक किडनी के अंदर, और दोनों किडनी के अंदर 2 मिलियंस। तो सोचिए आपकी जो फिल्ट्रेशन होता है, जो वाटर का जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, वो कैसे होता है? बहुत ज्यादा फास्ट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है और बहुत ज्यादा होता है। यूरिन के थ्रू क्या निकलता है, हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है। ये सब मैं आपको लास्ट क्लास में करा चुकी हूँ। अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है यहाँ से। जो ये रेड कलर का मैंने बनाया है, ये क्या बनाया है, एफ्रॉन्ट एट्रियोल। क्या बनाया है? अफरेंट एट्रियोल, ये वाला। और जो इधर बनाया है मैंने वो क्या लिखा है, इफरेंट एट्रियोल। कौन सा? इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट का मतलब ई, इसमें क्या है, एक वर्ड छुपा हुआ ई। ये याद करने की ट्रिक है, ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, याद करने की ट्रिक है कि आपको कैसे याद रखना है। ई, ई का मीनिंग क्या होता है? एग्जिट। ई का मीनिंग क्या होता है? एग्जिट। हम याद कर रहे हैं ऐसे। ई का मतलब होता है एग्जिट। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ब्लड की एग्जिट हो रही है, एंट्री नहीं हो रही, एग्जिट हो रही है। एंट्री कहाँ से होगी? अफरेंट आर्ट्रियोल से। कहाँ से होगी? अफरेंट आर्ट्रियोल से होगी। कैसे होगी? ये जो आर्टरी है, जो आर्ट्रियोल्स का मीनिंग क्या होता है, पहले एक बार ये बता देती हूँ। आपको बताया था मैंने, जब मैंने हार्ट पढ़ाया था, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, तो आर्टरी का मीनिंग क्या होता है, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, जिसके पास भी ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है, वो क्या करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। फिर ये आर्टरी आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है, छोटी 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 बहुत सारी आर्टरी में। उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्टरियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टरियोल बोलते हैं। आपको दिख रहा है? हाँ जी। तो इसे क्या बोलते हैं हम? आर्टरियोल बोलते हैं। यही आर्टरियोल्स हैं। ये बहुत सारी आर्टरियोल हैं जो क्या कर रही है, ब्लड लेकर आ रही है। कौन सा ब्लड लेके आ रही है? जो प्यूरिफिकेशन कराना है जिसका हमें। समझ आ गई आपको बात? तो जब ये ब्लड लेकर आएंगी तो ये आके किसमें डालेंगी, किसमें डालेंगी, ग्लोमेरुलस फिल्टर। क्या लिखा है मैंने, ये ग्लोमेरुलस फिल्टर। ये क्या है, यहाँ पर एक टाइप का फिल्टर लगा हुआ है। ये क्या करेगा, जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हैं, अभी भी यूजफुल हैं, फिल्ट्रेशन अभी हुआ नहीं, अभी स्टार्ट हो रहा है। तो जो हमारी बॉडी के लिए अब ब्लड में जहां जो जरूरत थी वो चीजें पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है ब्लड के लिए ना, हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्लड में वापस जानी चाहिए। तो वो सारी चीजें यहाँ रह जाएंगी, यहाँ कलेक्ट हो जाएंगी। किसमें कलेक्ट हो जाएंगी? ग्लोमेरुलस फिल्टर में। किसमें? ग्लोमेरुलस फिल्टर में कलेक्ट हो जाएंगी। और जो बाकी सारा ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है, जिसका फिल्ट्रेशन करना है, यानी जिसमें क्या है, हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर कहाँ पे होगा? वो बोमन्स कैप्सूल में। क्या है ये आपका, ये वाला जो है, ये क्या है स्ट्रक्चर, ब्लैक से बना रखा है मैंने, बोमन्स कैप्सूल। इसमें फिल्टर होके गिर जाएगा। अब नेक्स्ट आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, इफरेंट आर्टरियोल। मैंने बताया यहाँ से एग्जिट होती है। एग्जिट किसकी हो रही है? एग्जिट किसकी हुई है? ब्लड की।
और कौन सा ब्लड, इसमें क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और हमारे जो मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए अभी भी इंपॉर्टेंट है, तो उनको फिल्टर करके क्या कर रहा है वो एफरंट आर्टरियोल, इफरंट आर्टरियोल के थ्रू क्या कर रहा है, बॉडी में वापस भेज रहा है। और वो वाला कौन सा था, अफरंट आर्टरियोल, ये वाली है ई फ्रंट आर्टरियोल। समझ आ गई आपको? ये ब्लड यहाँ से फिर से चला जाएगा बॉडी में, बॉडी के पास जाएगा, फिर से वो ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए ब्लड लेके आएगा, किसके थ्रू, अफरंट आर्टरियोल के थ्रू। इतनी बात आपको समझ आ गई कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गया, यहाँ पे इसने छान दिया, बोमन्स कैप्सूल को दे दिया, किसने, ग्लोमेरुलस फिल्टर ने। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से फिल्टर होके ये इसमें गिरता है, इसमें ये जो मैंने ट्यूब सी बना रखी है इसमें गिरता है। ये क्या होता है, हम इसे क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। जो ये ऐसे टर्न होके आ रही है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। ये क्या करती है, ये जो ब्लड आ रहा है, यहाँ से जो ब्लड आ रहा है इसमें से आएगा, ये ट्रांसफर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। मैं इधर लिख देती हूँ, ऊपर की तरफ लिख देती हूँ, चलो इधर लिख देती, जो भी मैं किसी कोई इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी, जो आपको मेंशन, जो आपको नोट करनी होगी, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। पीसीटी में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, किसका होता है एब्जॉर्प्शन, अमीनो एसिड का एंड ग्लूकोज का, इन दोनों का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अब आप कहेंगे मैडम ये कहाँ से आ गए इसमें, हमारा तो फिल्ट्रेशन हो गया, यहाँ पर फिल्टर हो गया, यहाँ पर फिल्टर हो चुका है ना, लेकिन फिर भी इसमें कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जो फिल्टर हुए होंगे, कुछ ऐसी चीजें अभी भी ब्लड के अंदर रह गई हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। मतलब ये समझ लीजिए कि हमारी बॉडी का जो एक एक ऑर्गन है वो किसी मशीन से भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। मतलब इतना अच्छा काम को शायद मशीन भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी कुछ टाइम के बाद खराब हो जाएगी, लेकिन जो हमारा नेचुरल बॉडी है जो हमारी, वो बहुत अच्छे से काम को करती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। अगर हम अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अगर हम उसे खाने के लिए अच्छे से ध्यान रखें, खाने पीने का बहुत सब कुछ, तो वो हमारी बॉडी ना हमारा साथ देती है पूरे लाइफ टाइम। तो इसलिए आपको ये करना पड़ेगा कि खुद से अच्छा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने पड़ेंगे, क्या क्या होता है न्यूट्रिशन में, कौन कौन सा जरूरी होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। न्यूट्रिशन वाली क्लास है, वो आप चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। आइए इस पे आइए वापस। तो कहाँ थे हम, पीसीटी। पीसीटी क्या करता है, यहाँ पर ये पीसीटी आते आते जब ब्लड आ जाता है यहाँ पर, तो वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है अमीनो एसिड का और ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का और ग्लूकोज का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है यहाँ पर आकर पीसीटी में। अच्छा, पीसीटी के दो टाइप होते हैं, पीसीटी के क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। क्या बोला मैंने आपसे, एक होता है असेंडिंग और एक होता है डिसेंडिंग। तो जो नीचे की तरफ जा रहा है, जो नीचे की तरफ जा रहा है वो कौन सा होगा, डिसेंडिंग होगा, और जो ऊपर की तरफ आ रहा है वो असेंडिंग। देखिए लिख लेते हैं, ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, नीचे की तरफ, तो हमने क्या बोल दिया इसे, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग पीसीटी, पीसीटी, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब, सॉरी गलत हो गया, हाँ तो क्या लिखा था मैंने, ये डिसेंडिंग लिम्ब, और ये ऊपर की तरफ ले जा रहा है तो हम इसे क्या कह देंगे, असेंडिंग लिम्ब। समझ आ रही है आपको बात, मैंने ऐसा क्यों लिखा, डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ ला रहा है और ये ऊपर की तरफ चढ़ा रहा है, इसलिए इसे हमने नाम दे दिया असेंडिंग लिम्ब। और ये पार्ट किसका है, पीसीटी का। किसका पार्ट है ये, पीसीटी का। समझ आ गया आपको, इसका एक और नाम भी होता है, क्या, हेनलेज लूप। क्या होता है, हेनलेज लूप। हेनलेज लूप है जो नाम रखा गया है वो एक साइंटिस्ट के ऊपर रखा हुआ है, वो साइंटिस्ट का नाम था ताकि उसको याद रखा जाए, तो उसने अपना नाम दे दिया इसको, क्या, हेनलेज लूप। इसने इसकी डिस्कवरी की थी, इसकी रिसर्च की थी, इसको फाइंड आउट किया था। समझ आ गया आपको। अब इनमें यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कुछ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो मैं लिख देती हूँ एक बार, पीसीटी के कितने टाइप्स हैं, टू टाइप, डिसेंडिंग और सेकंड वन इज असेंडिंग।
जो डिसेंडिंग होता है यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर का। और एब्जॉर्प्शन नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, री एब्जॉर्प्शन। क्या लिखेंगे, री एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। मेनली किसका होता है, मेनली किसका होता है, वाटर का। वाटर में क्या है, अब देखिए अगर वाटर की कमी हो जाएगी, मान लीजिए कि ये रीएब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं, मैं एक बार पहले असेंडिंग और बताए थे, फिर इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पर किसका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl आयंस, आयंस और मिनरल्स का, आयंस और मिनरल्स का। समझ आ गई आपको बात। देखिए ये मैं आपको बता देती हूँ एक बार। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन लिखा है मैंने। रीएब्जॉर्प्शन क्यों लिखा है यहाँ पर मैंने रीएब्जॉर्प्शन क्यों लिखा है, रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है कि दोबारा से एब्जॉर्ब हो रहा है, दोबारा से एब्जॉर्ब हो रहा है। अभी तक एब्जॉर्प्शन हो चुका है वाटर का, हो चुका है ना वाटर का एब्जॉर्प्शन, कहाँ पर, जहां पर स्टार्ट हुआ था किडनी में, वहां पर क्या हो चुका है, एब्जॉर्प्शन हो चुका है। बॉडी के अंदर अभी वाटर एब्जॉर्ब हो चुका है, इसमें आने से पहले, किडनी में आने से पहले हो चुका है। तो यहाँ पर इसलिए क्या करेंगे, रीएब्जॉर्प्शन करेंगे वाटर का। यहाँ कहाँ हो रहा है, वो डिसेंडिंग लिम्ब में। कहाँ हो रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब में हो रहा है। और असेंडिंग लिम्ब है वो क्या कर रहा है, हमारा एब्जॉर्प्शन कर रहा है NaCl, सोडियम क्लोराइड का, आयंस का, मिनरल्स का, जो भी बचे हैं, जो भी आ गए हैं इसमें, जो भी यहाँ पर ब्लड फिल्टर होके आ गए हैं, उन सबका एब्जॉर्प्शन हो रहा है असेंडिंग लिम्ब में। और डिसेंडिंग में किसका हो रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और अगर वाटर की कमी हो जाती है बॉडी में, अगर वाटर की कमी हो जाती है तो हम क्या लिखें, उस जो कंडीशन होती है उसे क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। ये क्या लिखा है मैंने, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या है, जब भी हमारी बॉडी में वाटर की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगा, तो इसका मतलब क्या है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, यानी उसको कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है, तभी वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है, जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का वो नहीं हो पा रहा। हम पानी पिए जा रहे हैं, पानी पिए जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, यूरिन पास आउट कर रहे हैं। रीएब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो रहा, हमारी बॉडी क्या फील कर रही है, डिहाइड्रेशन, बहुत ज्यादा पानी की कमी हो गई है बॉडी के अंदर। वो इसी वजह से, क्योंकि डिसेंडिंग लूप क्या है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो क्या है, उसमें प्रॉब्लम हो गई है। और क्या करता है डिसेंडिंग लिम्ब, ऐड H+ आयंस टू यूरिन। यहां पर ये क्या करेगा, यूरिन नहीं बनाया अभी, ये वाटर ही है, चलो वाटर लिख दो, टू वाटर। ये क्या करेगा, जब यहां से वाटर पास आउट हो रहा है तो वो क्या करेगा, उसमें ऐड कर देगा H+ आयंस। क्या ऐड कर देगा, H+ आयन। H+ आयन से क्या होगा, H+ आयन ऐड करने से क्या होगा, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा जो यूरिन हो रहा, यूरिन है हमारा, यूरिन है, उसका pH कितना हो जाता है, 6.8। 6.8 6.8 का मतलब क्या है, स्लाइटली एसिडिक। स्लाइटली एसिडिक मतलब थोड़ा सा एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक नहीं है। 6.8 है यानी ऑलमोस्ट 7 के बराबर है। अच्छा नीचे नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ऊपर लिख देती हूँ। ये वाला तो पार्ट दिख रहा है, H+ आयन। हाँ जी, H+ आयन की वजह से क्या होता है, जो हमारा यूरिन है उसका pH वैल्यू, उसकी pH वैल्यू कितनी हो जाती है, 6.8, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, कैसा दिखता है हमें, स्लाइटली एसिडिक। स्लाइटली एसिडिक pH वैल्यू आपको पता ही है क्या होता है, कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। pH वैल्यू क्या होती है, एक ऐसा पेपर होता है, एक मेजरिंग के लिए हमारी एक ऐसी यूनिट मतलब बनाई गई है, पेपर बनाया गया है, जिसमें क्या करते हैं, pH पेपर को के ऊपर हम टेस्ट करते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो वो किस बेसिस पे करते हैं, अगर वो 7 से ज्यादा है तो वो कैसा है, बेसिक है, और वो 7 से कम है तो वो कैसा है, एसिडिक है। अब यहाँ पर कैसा है, 7 से कम है, लेकिन 7 से कम ही कितना है, बहुत ज्यादा पास है 7 के, 6.8 है, तो ऑलमोस्ट 7 के इक्वल हो गया। जब वो 7 के लगभग इक्वल हो गया, बट 7 नहीं है, 7 पर आकर क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं स्लाइटली एसिडिक। क्या बोल रहे हैं, स्लाइटली एसिडिक मतलब हल्का सा एसिडिक है, बेसिक तो है ही नहीं क्योंकि 7 से ऊपर है ही नहीं, न्यूट्रल भी नहीं है, तो क्या है, स्लाइटली एसिडिक है, थोड़ा सा एसिडिक है, क्योंकि इसका pH कितना है, 6.8 है। समझ आ गया आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ जाएगा,
अब इसके बाद कहां पर जा रहा है, वो पर नाम दिख रहा है आपको DCT। क्या नाम दिख रहा है? DCT। DCT का मतलब क्या है? DCT का मीनिंग क्या है? डिस्टल कॉन्विलेटेड टी है यहाँ पर, कॉन्विलेटेड टिब्यूल, कॉन्विलेटेड टिब्यूल। समझ आ गई आपको बात? DCT, डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल्स। इसमें भी क्या होगा, ये आएगा ऊपर से फिल्टर, वो वाटर जो भी है फिल्टर होके आएगा, जो मेटाबॉलिक वेस्ट लेकर आया अपने अंदर, वो जाके ऐसे इसके थ्रू होते हुए, डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल्स के थ्रू होते हुए कहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में। कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, कहाँ जाके कलेक्ट होगा? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि इसमें सारा जो भी यूरिन फॉर्मेशन है वो हो जाएगी, यूरिन यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा। अब जब यूरिन यहाँ आके कलेक्ट हो गया तो ये कलेक्टिंग डक्ट किससे जुड़ी हुई है? किससे जुड़ी? मैंने आपको डायग्राम बनवाया था, इस तरीके का डायग्राम बनवाया था किडनी का, ये ऐसा था, इस टाइप से, ये और यहाँ पर कौन था? ये क्या था? ये डक्ट थी। कौन सी डक्ट? कौन सी डक्ट है ये? यूरेटर डक्ट। ये कौन सी डक्ट बताई थी मैंने आपको? यूरेटर डक्ट, ये वाली यूरेटर डक्ट। फिर क्या करेंगे? नेफ्रॉन्स आके क्या कहाँ दे देंगे? अपना जो भी यूरिन है वो कहाँ पास कर देंगे? यूरेटर डक्ट। यूरेटर डक्ट आके कहाँ देंगी? यूरिनरी ब्लैडर में। इसका नाम क्या था? यूरिनरी ब्लैडर। चलिए मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगी, कोई बात नहीं, इतना सुन लीजिए। यूरेटर डक्ट में आके दे देंगे और यूरेटर डक्ट यूरिनरी ब्लैडर में दे देगा। फिर यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा जब अच्छे से, तो वो यूरेथ्रा के थ्रू क्या कर देगा? जो यूरिन है उसको पास आउट कर देगा बॉडी से। समझ आ गई आपको इतनी बात? अच्छे से समझ आ गई बिल्कुल? चलिए ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक बार कि हमने क्या क्या पढ़ा है, उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं डिटेल में। ये मैं आपको लिखवा देती हूँ ऐसे। ये कहाँ देंगे? कलेक्टिंग डक्ट कहाँ देंगी? यूरेटर को, यूरेटर डक्ट को, यूरेटर डक्ट। यूरेटर डक्ट के बाद कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर के बाद कहाँ जाएगा? ब्लैडर के बाद कहाँ जाएगा? यूरेथ्रा से पास हो जाएगा। यूरेथ्रा से पास हो जाएगा, यूरेथ्रा से पास हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर है ये एक बार फिर से समझ लेते हैं कि नेफ्रॉन्स करते क्या हैं, फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं ब्लड का, प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं ब्लड का। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर क्या था? अफरेंट आर्टरियोल। क्या था यहाँ पर? अफरेंट आर्टरियोल। यहाँ से सारा ब्लड आ रहा था वेस्ट मटेरियल के साथ, जो मेटाबॉलिक वेस्ट था वो उसके अंदर ऐड था, डिपॉजिट था सारा। जब यहाँ पर आया तो वो किस में आके गिरा? ग्लोमेरुलस फिल्टर में। किस में गिरा? ग्लोमेरुलस फिल्टर में। जब इसमें आकर गिरेगा तो यहाँ क्या होगा? ये फिल्टर है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पर क्या होगा? फिल्ट्रेशन होने लग जाएगा। जब इसका फिल्ट्रेशन होगा तो वो कहाँ गिरेगा जाके? बोमन्स कैप्सूल में। कौन गिरेगा? जो भी फिल्टर हुआ है, जो भी वेस्ट है हमारी बॉडी का, वो कहाँ कलेक्ट हो जाएगा? बोमन्स कैप्सूल में। अब आपको वहां दिख रहा है क्या लिखा है? वो इफरंट आर्टरियोल। ये क्या लिखा है? इफरंट आर्टरियोल। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको याद रहे क्या होता है। अगर ई से लिखा है तो ई का मतलब एग्जिट होता है, यानी आउट होना, बाहर जाना। तो इफरंट आर्टरियोल से कौन बाहर जाएगा? ब्लड। ये रेड से जो भी मैंने दिखाया ना, यहाँ पर ब्लड का काम हो रहा है, इसलिए मैंने वो रेड मार्कर से आपको दिखा दिया ताकि आपको समझ आए कि वो अलग है, जो ये वाला पार्ट है वो अलग है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से पास आउट हो जाएगा इफरंट आर्टरियोल के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोमन्स कैप्सूल में कलेक्ट हो गया सारा जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट था वाटर के साथ, वो आ गया। अब यहाँ पर आया वो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में। कहाँ पर आया? पीसीटी, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, फुल फॉर्म कौन सी है, पीसीटी की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको इसलिए बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब इसमें 2 टाइप के होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और एक असेंडिंग लिम्ब। जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है उसे हेनलेज लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेनलेज लूप बोलते हैं। साइंटिस्ट का नाम है, उसने अपने नाम पर रख दिया था।
तो जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है, मैंने बता दिया था 2 टाइप के, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग। जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वहां पे क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन हो चुका है पहले से। वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या है, हो चुका है पहले से। यहां पर दोबारा हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, दोबारा हो रहा है। तो जिसकी वजह से लिए हमने यहाँ पर टर्म लिखी है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब आगे देखिए, डिहाइड्रेशन, मैंने क्या लिखा है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन क्यों हो जाती है, जब रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा वाटर का, वाटर की जब रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी। जब वाटर की कमी हो जाएगी बॉडी में तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। मुंह ड्राई रहता है, स्किन ड्राई होने लग जाती है, क्योंकि हमारी स्किन को भी मॉइस्चर की जरूरत है। तो क्योंकि जो हमारी बॉडी का ओवरऑल पूरा पार्ट है ना, वो 70% वाटर से बना हुआ है। यानी हमारी बॉडी में 30% है वो सारे ऑर्गन्स है, मसल्स है, बोन्स, ये जो सब कुछ है, और 70% वाटर है। तो 70% वाटर का मतलब है कि हमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। वाटर हमें चाहिए चाहिए, पानी की वजह से, पानी की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारी हो जाती है। पहले तो मैंने यहाँ लिख दिया डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और क्या करता है डिसेंडिंग लिम्ब, और क्या करता है डिसेंडिंग लिम्ब, क्या काम करता है, ऐड करता है H+ आयन वाटर में। क्या करता है, ऐड करता है H+ आयन वाटर में। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में अगर H+ आयन ज्यादा होंगे, H+ आयन ज्यादा होंगे या H+ आयन प्रेजेंट होंगे, तो वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक मीडियम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, एसिडिक मीडियम का हो जाएगा। जब यहाँ पे H+ आयंस ऐड है तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसने क्या कर दिया, यूरिन को कैसा बना दिया, एसिडिक बना दिया। एसिडिक मतलब कितना पीएच होता है यूरिन का, 6.8। कितना, 6.8। लेकिन ये बहुत ज्यादा एसिडिक भी नहीं है। मैंने आपको जब पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम तो उसमें HCl बताया था, HCl का पीएच बहुत कम होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है। बट ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, 6.8 है। 6.8 का मतलब है 7 पर न्यूट्रल हो जाता है, 7 के लगभग पास। तो इसलिए मैंने उसके नीचे टर्म लिखी है स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा सा एसिडिक होता है। हम उसे ना तो उसे हम बेसिक बोल सकते हैं ना ही न्यूट्रल बोल सकते हैं, बट हम उसे क्या बोलेंगे, स्लाइटली एसिडिक है, थोड़ा सा एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक नहीं है। कौन, यूरिन। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उसमें H+ आयन ऐड हो गए। जहां भी H+ आयन ऐड होंगे वहां पे एसिडिक होगा, और जहां पर भी OH नेगेटिव ऐड होगा, OH नेगेटिव ऐड होगा, वहां पर क्या होगा, बेसिक हो जाएगा। यानी जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसके अंदर उतने ही ज्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। ये बात आपको समझ आ रही है। तो जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना अच्छे से, केमिस्ट्री के बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा, तब आपको ये समझ आएगा अच्छे से कि H+ आयंस क्या होते हैं, OH नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, किसमें ज्यादा होते हैं तो कौन क्या बनता है, तब हम ये बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें डिसेंडिंग लूप में यहाँ से निकल गया, डिसेंडिंग लिम्ब से यहाँ से निकल चुका है। इसको ना लिम्ब की जगह आप कभी कभी आपको ना लूप भी लिखा हुआ दिख सकता है, तो वो भी करेक्ट है। ये मत सोचिएगा कि लिम्ब लिखवाया था मैडम ने, ये लूप क्यों लिखा हुआ है। लूप भी करेक्ट होता है, लिम्ब भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। उसके बाद फिर कहाँ जाता है, असेंडिंग लिम्ब में। कहाँ जाता है, असेंडिंग लिम्ब या असेंडिंग लूप। जब असेंडिंग लूप में जाएगा तो क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, आयंस का, मिनरल्स का। जो मिनरल्स इसमें रह गए अभी फिल्ट्रेशन के बाद रह गए ना, जो उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जितने मिनरल्स होंगे वो, आयंस होंगे वो, और सोडियम क्लोराइड का कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, असेंडिंग लूप में या असेंडिंग लिम्ब में। समझ आ गई आपको बात। उसके बाद कहाँ जाएगा ये, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यानी DCT। इसकी भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसका नाम याद रखना अच्छे से, फुल फॉर्म याद रखना। समझ आ गई आपको बात, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, DCT। समझ आ गई फुल फॉर्म अच्छे से। इससे पास होते हुए वो कहाँ आके गिरता है, कलेक्टिंग डक्ट में। कहाँ आके गिरता है, कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ पर वो आगे इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। कलेक्ट होने के बाद फिर उसमें क्या, फिर ये कहाँ गिरता है, ये हमारी किडनी के अंदर का पार्ट है, बेसिकली एक नेफ्रॉन का पार्ट है। समझ आ रही है आपको बात। तो ये क्या है, यूरेटर डक्ट से जुड़ जाएगा। यूरेटर डक्ट के बाद किस में गिरेगा, जाके यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद कहाँ गिरता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, बॉडी से पास आउट हो जाता है, बॉडी से पास हो जाता है। क्लियर हो गई आपको बात, कैसे कैसे पास होता है। अब मैं आपको शुरू से सब कुछ बता दिया है, अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको नहीं समझ आया फिर भी तो एक बार आप वीडियो को फिर से
स्टार्ट करके फिर से देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो गया, बॉडी से पास आउट हो गया। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज और है, किसके, हेनलेज लूप। किसके बारे में, हेनलेज लूप। हेनलेज लूप क्या होता है, कैमल के अंदर बहुत बड़ा होता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात जो मैं आपको बता रही हूँ। ये क्या है, कैमल, मैंने लिखा है कैमल के बारे में। कैमल में क्या होता है, हैंडलेस लूप होता है, वो बहुत बड़े साइज का होता है। ये है ना जो डिसेंडिंग लिम्ब मैंने बनाया है, ये बहुत बड़े साइज का होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है बताइए जरा सोच के। कैमल में और हमारे में बहुत डिफरेंस है। आपने ये तो सुना होगा कि उसको क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं ना, शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सरवाइव कर जाता है एक एक वन वीक तक, 8 से 10 दिन तक भी वो सरवाइव कर जाता है। किस लिए, विदाउट वाटर, बिना पानी के वो रह जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, जो उसका डिसेंडिंग लिम्ब है ना, ये हैंडलेस लूप, ये क्या होता है, साइज में बहुत बड़ा होता है। ये तो एक नेफ्रॉन नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन जो कैमल के अंदर इसका स्ट्रक्चर होता है डिसेंडिंग लिम्ब का, वो बहुत बड़े साइज में होता है। और डिसेंडिंग लिम्ब कर क्या रहा है, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है, किसका, वाटर का। तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन क्या होगा, धीरे 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 होता रहेगा, जिसकी वजह से वाटर ना सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा उसकी बॉडी के अंदर, कैमल की बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से उसे बहुत लंबे टाइम तक प्यास नहीं लगेगी। वो स्टोर करके रखता है पानी अपने अंदर ना, स्टोर करके रखता है, ताकि उसे जब जरूरत होती है, और ये यहाँ से निकलने में ही बहुत टाइम लग जाता है, उसे धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होता है बहुत उसका, तो इसलिए उसे जल्दी से प्यास नहीं लगती, इसलिए हम बोलते हैं कि वो स्टोर करके रखता है अपनी बॉडी के अंदर वाटर। समझ आ गया आपको ऐसा क्यों होता है, कैमल क्यों नहीं पीता इतने टाइम तक पानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसे एक बार बना लीजिए, जिया जी से स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा साइड हो जाती हूँ मैं। इसके बाद इसके आगे का पढ़ते हैं, इसको मैं रफ करने वाली हूँ। इसके आगे का पढ़ेंगे कि क्या है इसमें और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें ऐड करनी है हमें, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ, इसे मिटा देती हूँ। कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगी। कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आप उनको नोट कर लीजिए एक बार, ताकि अच्छे से आपको याद भी रहे। मैं समझाती भी रहूंगी, जो जिसमें कुछ भी समझाने का होगा वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और लास्ट में इसका एक ओवरव्यू, एक मतलब चार्ट की तरह, जिस तरीके से मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में लिखवा करवाया है आपको, लास्ट में एक चार्ट बना के, ताकि आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएं। क्योंकि जो चार्ट होता है ना, वो चार्ट से हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बना के वो हमारे माइंड में अच्छे से सेट हो जाता है, हमारा माइंड कैप्चर कर लेता है ऐसी चीजों को जहाँ इमेजेस होती हैं या कोई चार्ट फॉर्मेशन होती है। तो अब क्या कर पढ़ना है हमें, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं, लर्न करने हैं अच्छे से। क्या की पॉइंट्स है, सबसे पहले बताइए। सबसे पहले हमने किडनी के बारे में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा था हमने किडनी के बारे में, क्या क्या पढ़ा था किडनी के बारे में, कि 1 बिलियन होते हैं, क्या होते हैं, न्यूरॉन, वो क्या करती है, फिल्ट्रेशन करती है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। मैंने क्या टर्म बोली थी आपको, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। अब मैंने आपको पता चल गया प्यूरिफिकेशन ब्लड कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि ब्लड क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, जो इम्प्योर ब्लड है वो वापस से बॉडी में, वापस से प्योर ब्लड है वो वापस से बॉडी में जा रहा है, इम्प्योर ब्लड फिल्टर होके वाटर के थ्रू
वाटर अपने साथ वेस्ट ले जाएगा, जो भी वेस्ट हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है। समझ आ गया आपको? अब आगे पढ़ लेते हैं। जो यूरिन होता है, यूरिन की क्या कंपोजिशन होती है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। यूरिन कंपोजिशन, एक तो नॉर्मल होती है, फर्स्ट होती है नॉर्मल कंडीशन। अगर नॉर्मल कंडीशन होगी तो क्या क्या कंपोजिशन होगी, और सेकंड कौन सी होगी? सेकंड कौन सी होगी? एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन कौन सी होती है? जब हमारी बॉडी अच्छे से ठीक से वर्क नहीं कर रही, यानी हमारी जो किडनी है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही, तो क्या होता है? वाटर कितना होता है? नॉर्मल कंडीशन होती है अगर, तो वाटर कितना होता है? 95% रिमूव कर देती है बॉडी, किडनी हमारी बॉडी से। और यूरिया कितना होता है? यूरिया 2%। यूरिक एसिड, ये सारे वेस्ट है हमारी बॉडी के जो निकल रहे हैं। और एक और बताया था मैंने आपको, क्या? क्रिएटिनाइन, ये भी कितना होता है? क्रिएटिनाइन 2%। ये कितना होता है? 0.4%। वाटर कितना होता है? 95%। समझ आ गई आपको बात? ठीक है। अगर हम बोलेंगे एबनॉर्मल कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशन है किसकी? यूरिन की जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे हैं? एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल कंडीशन में क्या क्या निकलेगा? यानी एबनॉर्मल कंडीशन का क्या मतलब है? कि डिजीज होने वाली है, यानी कोई बीमारी होने वाली है या हो चुकी है। क्या क्या निकलेगा? ऐसी चीजें बॉडी से रिमूव होंगी जो हमारी बॉडी के लिए क्या है? रिक्वायर्ड है, बट वो रिमूव हो रही है बॉडी से। तो इसका मतलब हमारी किडनी जो है अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है। जैसे कौन सा होगा? सबसे पहले देखिए, ग्लूकोज, ग्लूकोज निकल जाएगा बॉडी से ना, ग्लूकोज ज्यादा आ रहा है किसमें? फिल्टर होके। और कीटोन बॉडीज, वाटर, वाटर ज्यादा निकलेगा। वाटर ज्यादा निकलेगा तो क्या हो जाएगा? वाटर निकल रहा है इन एक्सेस, एक्सेस क्वांटिटी में निकल रहा है। अगर एक्सेस क्वांटिटी में निकलेगा तो क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन, ये मैंने आपको अभी बताया। और क्या क्या है? और क्या निकल रहा है? अगर ब्लड निकल रहा है, अगर आपकी बॉडी यूरिन में क्या निकल रहा है? ब्लड। अगर आपका ब्लड निकल रहा है तो इसका मतलब आपकी किडनी क्या है? फेल है। किडनी फेलर के चांसेस ज्यादा है यहाँ पे, या तो फेल हो चुकी है या फिर इसी स्टेज पे आ चुकी है कि वो फेल होने वाली है। अगर क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। आपने देखा है कि जो बहुत सारी डिजीज हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, उनके लिए क्या लेते हैं? यूरिन का सैंपल लेते हैं। यूरिन का सैंपल लेके उसे टेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, या कोई ऑर्गन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होगा, तो वो हमारे यूरिन के थ्रू क्या होता है? वो चीज पास आउट होने लगती है, बाहर आने लगती है, जिससे कि पता चल जाता है कि जो हमारी किडनी है या फिर जो हमारी बॉडी है उसमें क्या है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे अगर ब्लड बाहर आ रहा है तो क्या होगा? किडनी फेलियर के चांसेस होंगे। और आपको पता है जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो भी किसके थ्रू होता है? यूरिन के थ्रू होता है। उसमें क्या होता है? एक हार्मोन होता है जो फीमेल की बॉडी में या फिर फीमेल की बॉडी से बाहर रिलीज होने लग जाता है। कब? जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है, तो जब वो प्रेगनेंसी हो जाती है तब वो बॉडी के यूरिन के थ्रू पास आउट होने लगता है उसमें से। इसलिए क्या होती है? उसको चेक करिए, अगर वो प्रेजेंट है तो क्या है? जो फीमेल है वो क्या है? प्रेग्नेंट है। समझ आ गया आपको? और बहुत सारे टेस्ट है जो इससे किए जाते हैं यूरिन के थ्रू। और क्या होता है इसमें बताइए? जो फ्रेश यूरिन होता है, फ्रेश यूरिन, उसकी स्मेल किस वजह से होती है? फ्रेश यूरिन स्मेल, फ्रेश यूरिन की जो स्मेल होती है उसका रीजन क्या होता है? अमोनिया। क्या रीजन बताया मैंने? क्या रीजन होता है? अमोनिया। इसका पीएच मैंने बता दिया कितना होता है? 6.8 होता है। इसका जीएफआर, अब देखिए मैंने एक टर्म लिखवा रही हूँ मैं अभी। अब एक जगह ऐसा भी हो सकता है आपको क्या मिले? ऐसे मिल सकता है 6 to 6.8, तो आप दोनों लिख लीजिए, क्योंकि किसी किसी बुक में 6 to 6.8 भी दे देता है। यानी एसिडिक ही होगा, बेसिक नहीं होगा, ना ही वो न्यूट्रल होगा। और जीएफआर का मतलब क्या होता है? जीएफआर ग्लोमेरुलस, जो मैंने आपको लिखवाया था अभी, बना के भी दिखाया था, फिल्टर रेट।
कितना होता है 125 ml पर मिनट, और 180 लीटर, ये दिख रहा है यहाँ से आपको, हाँ 180 लीटर ब्लड इन 24 आवर्स। इसका मतलब क्या है कि पर मिनट में वो क्या कितना फिल्टर करता है ब्लड, 125 ml ब्लड, और 24 आवर्स, 1 घंटे में कम से कम लगभग कितना कर लेता है, लगभग मिनिमम 180 लीटर कर लेता है फिल्टर। हमारी बॉडी से वेस्ट इतना रिमूव हो जाता है कितने में, 24 आवर्स, यानी 1 दिन में। GFR क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट, कि किस रेट से क्या कर रहा है वो फिल्ट्रेशन कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यूरेटर डक्ट। नेक्स्ट क्या है, यूरेटर डक्ट। यूरेटर डक्ट होती है जो, उनकी लेंथ कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट, यूरेटर डक्ट के बाद क्या आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मैंने आपको बताया था मेल और फीमेल, मेल में कितना होता है 800 ml, और फीमेल में कितनी कैपेसिटी होती है उसकी होल्ड करने की 500 ml, कितनी होती है 500 ml। जो यूरेथ्रा है, यहाँ पर यूरिनरी ब्लड की कैपेसिटी बता रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर। और जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा का साइज भी क्या होता है, यूरेथ्रा का साइज भी डिफरेंट होता है मेल और फीमेल में। मेल में कितना होता है 10 सेंटीमीटर का, और फीमेल बॉडी के अंदर कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर का। इसलिए जो फीमेल बॉडी होती है उसके अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, या फिर उसके जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको कैप्चर करने के, किसको, बैक्टीरिया और फंगल वायरसेस वगैरह को ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनका यूरेथ्रा का साइज क्या होता है 2.5 होता है, स्मॉल होता है, तो जल्दी से वो क्या करेगा एंटर कर जाएगा उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में, नेफ्रॉन में या यूरेटर डक्ट में, इसके थ्रू। और जो मेल के अंदर होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है, तो वो इजीली अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा होता है, तो वो अंदर नहीं जा पाता, और जिसकी वजह से उनको चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत लेस चांसेस होते हैं। कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होते, बट कम चांसेस होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, यूरिन के अंदर अगर ग्लूकोज, यूरिन के अंदर अगर ग्लूकोज बढ़ गया, मैंने क्या बोला आपसे, यूरिन के अंदर अगर ग्लूकोज बढ़ गया, ज्यादा हो गया ग्लूकोज का लेवल, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ग्लूकोरेमिया। क्या बोलेंगे, ग्लूकोरेमिया, ग्लूकोरेमिया। इसका मीनिंग क्या है, अब आपको समझ आएगी क्या कहना चाह रही हूँ मैं, किसके बारे में बता रही हूँ। डायबिटीज, डायबिटीज शुगर, साइंटिफिक जो नेम है डायबिटीज का वो ये है ग्लूकोरेमिया। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, किसमें, यूरिन में बढ़ जाता है। अब आप बोलेंगे कि मैडम ये तो ब्लड में होता है, ये तो ब्लड में होता है ना ग्लूकोज का लेवल ज्यादा, लेकिन अगर ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो फिल्ट्रेशन करते वक्त क्या होगा, ग्लूकोज भी फिल्टर होगा ज्यादा से ज्यादा, और जो ग्लूकोज क्या कर रही है, जो हमारी पीसीटी है, जो डिसेंडिंग पीसीटी है, डिसेंडिंग लूप है, डिसेंडिंग लिम्ब है, वो एब्जॉर्प्शन कर रही है किसका, पीसीटी किसका एब्जॉर्प्शन कर रही है, अमीनो एसिड का और ग्लूकोज का। तो वहां पर इतना ज्यादा ग्लूकोज है तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और वो कहाँ हो जाएगा ट्रांसफर, यूरिन में आ जाएगा। तो यूरिन में वो शो होगा क्या कि ग्लूकोज यूरिन में ज्यादा है, तो यूरिन टेस्ट से ही पता चल जाएगा कि डायबिटीज है या नहीं है। समझ आ गई आपको बात, समझ आ गई मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक और डिजीज है किडनी इन्फ्लामेशन। क्या लिखा है मैंने, किडनी इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, सूजन। क्या होता है, सूजन, सूजन यानी स्वेलिंग। एक और टर्म में लिखना चाहूं तो स्वेलिंग। किसमें स्वेलिंग हो रही है, किसमें स्वेलिंग हो रही है, किडनी में। किडनी क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है, इसकी तो से क्या बोलते हैं, नेफ्रेटाइज। क्या बोलते हैं, नेफ्राटाइज।
नेफ्राइटिस, क्या बोलते हैं? नेफ्राइटिस। दोबारा बोलिए इसका नाम। नेफ्रॉन से रिलेटेड है, नेफ्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? नेफ्राइटिस। समझ आ गया आपको? एक हार्मोन होता है, जब अब मैं हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप ये अच्छे से पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार इसका नाम आता है। नाम तो आपको जरूर याद होना चाहिए। क्या नाम है इसका? ADH। क्या नाम है? ADH। ADH का मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है ये? टू कंट्रोल वाटर लेवल, कंट्रोल वाटर लेवल या कंट्रोल वाटर इन यूरिन। यूरिन के अंदर कितना वाटर पास आउट होगा या नहीं होगा, ये कौन सा हार्मोन डिसाइड करता है? ये कौन सा हार्मोन डिसाइड करता है? ADH। कौन सा करता है? ADH। ADH की फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जब हार्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे उसमें। अभी के लिए आप नाम याद रखिए। एक और नाम है इसका, एक और नाम है इसका, वो भी आ जाता है एग्जाम में। क्या नाम है इसका? वैसोप्रेसिन। क्या नाम है? वैसोप्रेसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसका नाम अच्छे से याद रखिएगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, या हम इसे क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन। ये क्या करता है? वाटर कंट्रोल करता है कि यूरिन में कितना वाटर पास आउट होगा। समझ आ गई आपको बात? चलिए ठीक है, ये सब नोट कीजिए। अब आगे मैं कुछ और टर्म्स लिखवाने चाह रही हूँ, फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट होने वाला है, बस ये खत्म, थोड़ा सा रह गया। देखिए मैं एक बार बताई थी, मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको बताया यूरिन कंपोजिशन। यूरिन कंपोजिशन 2 टाइप की होती है, नॉर्मल कंपोजिशन हो गई और एबनॉर्मल कंपोजिशन। नॉर्मल कंपोजिशन होगी तो क्या क्या निकलेगा, मतलब यूरिन में क्या क्या आएगा? वाटर आएगा 95%, यूरिया आएगा 2%, यूरिक एसिड आएगा 0.4%, क्रेटिनाइन आएगा 2%। आपने देखा होगा ना, जब आपकी कोई रिपोर्ट आती है, आप यूरिन टेस्ट कराते हैं मान लीजिए, तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी आती है, उसमें फिर लिखा होता है एक नॉर्मल रेंज, और लिखा होता है कि आपका कितना है वहां पर ना, ऐसे लिखा होता है फिर लिस्ट। तो उसमें लिखा होता है कि ये 10 से 12 होना चाहिए, बट आपका ये कितना 8 है, तो ये लो है। इस तरीके से रिपोर्ट में दिया जाता है ना, कि आप भी उसको पढ़ के पता लगा सकते हैं कि हाँ, मतलब कौन सी चीज हमारे अंदर कम है या किस में प्रॉब्लम आ रही है। फिर आप उसके हिसाब से डॉक्टर से मेडिसिन ले लेते हैं जाके दिखा के उसे। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन होगी तो ये सब आएगा, लेकिन अगर एबनॉर्मल कंडीशन है, एबनॉर्मल कंपोनेंट आ रहे हैं, तो क्या क्या आएगा? ग्लूकोज भी आ जाएगा, कीटोन बॉडीज भी आ जाएंगी, मैं आगे पढ़ाऊंगी क्या होता है। वाटर भी आ जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सेस वाटर आ जाएगा, तो डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी। उसके बाद ब्लड भी आने लग जाएगा। अगर ब्लड आ रहा है आपके यूरिन में, इसका मतलब आपकी किडनी खराब हो चुकी है, खराब हो चुकी है, या फिर थोड़ी बहुत ही बची है, अगर बची है तो इसका मतलब किडनी फेल। किडनी फेलियर के पूरे पूरे चांसेस है कि ऐसा ही होगा, तभी ब्लड आ रहा है। और क्या बताया मैंने, जो फ्रेश यूरिन की स्मेल होती है वो अमोनिया की वजह से होती है। GFR क्या होता है? ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट होता है, इतना होता है 125 ml पर मिनट। नेक्स्ट क्या बताया मैंने आपको, यूरेटर डक्ट 25 सेंटीमीटर। यूरिनरी ब्लैडर कितना होता है? मेल के अंदर 800, फीमेल के अंदर 500। यूरेथ्रा कितने का होता है? यूरेथ्रा होता है मेल के अंदर 10 सेंटीमीटर, फीमेल के अंदर 2.5 सेंटीमीटर। इसी वजह से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है वो फीमेल के अंदर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद आ गया आपका यूरिन। यूरिन में अगर ग्लूकोज बढ़ जाए तो डायबिटीज हो जाता है ना। ब्लड के अंदर ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड से पता चल जाता है, ग्लूकोज से यूरिन टेस्ट से ही पता चल जाता है कि ग्लूकोज अगर है ज्यादा तो क्या आएगा? ग्लूकोरेमिया। उस टर्म को क्या बोलते हैं? ग्लूकोरेमिया, या हम सिंपल फॉर्म में क्या बोल देते हैं, सिंपल टर्म में क्या बोल देते हैं? डायबिटीज। नेक्स्ट है आपका किडनी इन्फ्लामेशन। किडनी में सूजन आ जाएगी तो क्या बनते हैं? नेफ्रेटाइज। क्या होता है? नेफ्रेटाइज। इस टर्म को बोलते हैं नेफ्रेटाइज। ADH क्या होता है? एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, जो क्या करता है? कंट्रोल करता है वाटर का। किसमें? क्या कर रहे हैं हम? फिल्ट्रेशन कर रहे हैं ना ब्लड का, तो वाटर कंट्रोल करता है किसमें? यूरिन में। और इसे हम किस और नाम से जानते हैं? वैसोप्रेसिन। किस नाम से और जानते हैं? वैसोप्रेसिन। समझ आ गया आपको?
अब अच्छे से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ही बताई जा रही हैं आपको। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ने बैठेंगे ना तो ये आपका 1-2 क्लास में नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लेगा। वो तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही आपको पढ़ाया जा रहा है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा। तो जितना पढ़ाया जा रहा है कम से कम उतना ही आप लर्न कर लीजिए अच्छे से, तो भी आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ना है हमें? मैंने आपको यहाँ पे एक टर्म लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी? वो एक बीमारी के बारे में बताया था। क्या था वो? किडनी फेलर। ये आपने कई बार सुना होगा, किडनी फेल हो चुकी है, एक या फिर दोनों किडनी फेल हो चुकी है, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब किडनी फेल हो चुकी है तो उसे क्या कहेंगे? मान लीजिए अब मैंने आपको बताया था ना, किडनी ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, एक दे सकते हैं किसी दूसरे को, बताया था मैंने आपको। आपने एक टर्म और सुनी होगी, एक टर्म सुनी होगी। क्या? आपने सुना होगा कि डायलिसिस हो रहा है। सुना होगा आपने कि किस पे जा रहे हैं, क्या करने के लिए जा रहे हैं? डायलिसिस के लिए जा रहे हैं। उसे बोलते हैं हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। क्या होता है ये? कि ये डायलिसिस पे चल रही है। डायलिसिस का मतलब क्या है? जब किडनी खराब हो जाती है, जब किडनी फेल हो जाती है पूरी तरीके से, किडनी ने क्या कर दिया, काम करना बंद कर दिया। अब इंसान को जिंदा या तो किडनी लेके आओ, किडनी ट्रांसप्लांट करो किसी की बॉडी से, जो और ऐसा कोई पर्सन ढूंढो जिसका ब्लड ग्रुप आपसे मैच है, जिससे कोई बीमारी नहीं है, जो आपको किडनी दे सकता है। अपनी एक किडनी दे सकता है, हर कोई नहीं दे सकता ना, आप हर किसी को पकड़ो और किडनी ले लो, नहीं हो सकता ऐसा। तो वो क्या करेंगे, किडनी को ट्रांसप्लांट करेंगे आपकी बॉडी के अंदर और वो चल जाएगी, आपके लंबे टाइम चल जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर कोई तो नहीं मिलता, और अगर कहीं और से किसी और को डोनर रखना चाहें जो हमें नहीं जानता, हम किसी हॉस्पिटल के थ्रू लेना चाहें, तो क्या होता है, उसमें बहुत खर्चा आ जाता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है वो ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, एक और चीज है जो हम क्या करते हैं, किडनी जब फेल हो जाती है तो वो करवाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डायलिसिस। क्या बोलते हैं उसे? डायलिसिस। उसे बेसिकली बोलते हैं हीमोडायलिसिस, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं कि हाँ डायलिसिस पे जा रहे हैं, डायलिसिस पे जा रहे हैं। जिससे वो करते हैं, जिससे डायलिसिस का प्रोसेस करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डायलाइजर। क्या बोलते हैं? डायलाइजर। इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल सेम टू सेम, सेम एज नेचुरल किडनी, या मैं बोल दूं सेम एज किडनी। किसकी तरह होता है ये? किसकी तरह होता है ये? बिल्कुल बिल्कुल किडनी की तरह होता है। सेम दिखने में कैसा होता है? किडनी की तरह होता है। इसे बोलते हैं डायलाइजर। उसमें क्या करते हैं, वही सेम प्रोसेस, जाते हैं और ब्लड लगा देते हैं उसमें अंदर से, मतलब कनेक्ट कर देते हैं बॉडी से, और ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता रहता है, फिल्टर होता है, जैसे हमारे नेफ्रॉन्स वर्क करते हैं इसी तरीके से उसमें भी नेफ्रॉन्स होते हैं, वर्क करते हैं, फिल्टर करते हैं, बॉडी वेस्ट को अलग कर देते हैं और ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद वापस से ऑर्गन्स में भेज देते हैं, हमारी बॉडी में सप्लाई करते हैं। बिल्कुल सेम वही काम करता है ये। लेकिन ये कैसा होता है? आर्टिफिशियल होता है। लेकिन ये होता कैसा है? इसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल किडनी। और जैसे हमारी किडनी तो है, हमारी किडनी रोज काम करती है, हर एक मिनट में काम करती है। इसमें क्या होता है, कुछ टाइम होता है, जैसे जिसका ज्यादा लंबा पीरियड होता है, यानी बिल्कुल ही किडनी फेलियर हो चुकी होती है, खराब हो चुके थे, उसे जल्दी जल्दी भी जाना पड़ता है 3-4 दिन के डायलिसिस पे, कोई कोई 10-15 दिन के डायलिसिस पे भी जाता है, क्योंकि उसकी किडनी अगर है अच्छे से, थोड़ा वर्क कर रही है थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से वो डिपेंड करता है कि ह्यूमन की कंडीशन, ह्यूमन बीइंग के अंदर किडनी की कंडीशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ आ गई आपको बात? हाँ जी। तो ये क्या लिखा है मैंने? हीमोडायलिसिस। उसे क्या बोलते हैं? जो डायलिजर होता है, जो डायलेशन होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। आप ये मत बोलिए कि डायलिसिस पे जा रहे हैं, किस पे जा रहे हैं? हीमोडायलिसिस। यही इसकी साइंटिफिक टर्म है, जिसे हम साइंटिफिक टर्म में क्या बोलेंगे? हीमोडायलिसिस। समझ आ गया आपको? अब एक और बीमारी है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक और बीमारी है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
ये तो था किडनी फेलियर। अगर यूरिक एसिड बनता है हमारी बॉडी में, इफ यूरिक एसिड इज नॉट फिल्टर, अगर यूरिक एसिड फिल्टर नहीं हो रहा तो क्या होगा, बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये जाके ना कलेक्ट हो जाएगा कहां पर, नी पर। नी मतलब कलेक्ट इन नीज में जाके कलेक्ट हो जाएगा। और किस फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में। किस फॉर्म में कलेक्ट होगा जाके, क्रिस्टल फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा। और क्या बना देगा, क्या बोलेंगे इस कंडीशन को, क्रिस्टल फॉर्म में जाके नी के अंदर ऐसे इस तरीके से ऐसे ऐसे जाके कलेक्ट हो जाएगा घुटनों के अंदर। तो हम इस बीमारी को क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस। समझ आ गई आपको बात, इसे क्या बोलते हैं हम, आर्थराइटिस। और क्या बोल देते हैं, गाउट। और क्या बोल देते हैं इसे, गाउट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, हिंदी में बोलते हैं गठिया रोग। क्या बोलते हैं हिंदी में इसे, गठिया रोग। आपने सुना होगा जो एजेड लोग होते हैं थोड़े से, उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ये कि उनकी नी में ना, उनके घुटनों में हमेशा दर्द रहता है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है, ना वो चढ़ सकते हैं सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, ना उतर सकते हैं, ना उनको चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो वो किस वजह से होता है कि जो उनका यूरिक एसिड होता है ना, वो फिल्टर नहीं हो पाता, उनका जो किडनी है वो फिल्टर नहीं कर पा रही यूरिक एसिड को, वो अपने पास ही रख ले, तो वो यूरिक एसिड जाके क्रिस्टल बन जाता है। क्रिस्टल जो बनते हैं वो कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, नीज में, घुटनों में जाके इकट्ठे जाते हैं, जिसकी वजह से उनको क्या हो जाता है, कौन सी बीमारी होती है, आर्थराइटिस। कौन सी बीमारी हो जाती है, आर्थराइटिस। और जिसे क्या बोलते हैं, गाउट भी बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, गठिया रोग। हिंदी में क्या बोलते हैं, गठिया रोग। ये समझ आ गया आपको, समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। अब मैं आपको एक बार बस ओवरव्यू बनवा देती हूँ, एक चार्ट की फॉर्म में बनवा देती हूँ कि जो यूरिन है वो कैसे पास आउट होता है, कहाँ कहाँ जाता है, जिससे कि आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे टॉपिक, पाथवे ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, या लिख दो यूरिन एक्सक्रीशन। तो क्या पाथवे फॉलो करा था हमने, सबसे पहले कहां पर आया, सबसे पहले कहां पर था, एफरेंट ट्यूब्यूल्स के थ्रू क्या आया, ब्लड आया। कहां पर आया, ग्लोमेरुलस डक्ट फिल्टर, ग्लोमेरुलस फिल्टर। नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसने फिल्टर किया, इसने किसे दे दिया, इसने फिल्टर करके किसे दे दिया, बोमन्स कैप्सूल को, बोमन्स कैप्सूल। और यहां से जब ये ग्लोमेरुलस फिल्टर ने फिल्टर कर दिया तो ये वापस कहाँ चला गया, इफरेंट ट्यूब्यूल्स के थ्रू वापस कहाँ चला गया, बॉडी में। कौन गया है ये, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ब्लड की। फिर बोमन्स कैप्सूल के बाद कहां पर आया, पीसीटी। पीसीटी का कौन सा पार्ट, पीसीटी के दो पार्ट थे, पीसीटी। तो पीसीटी में पहले गया पहले गया डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग लूप या लिम्ब बोल दो, कोई भी बोल दो, दोनों का मीनिंग एक ही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेनलेस लूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, या लूप ऑफ हेनले भी, कुछ भी बोल सकते हो आप, हेनले लूप, लूप ऑफ हेनले, ये भी आता है एग्जाम में कि लूप ऑफ हेनले किसे कहते हैं, इसे याद रखना, डिसेंडिंग लूप को कहते हैं। नेक्स्ट फिर किस में जाता है, असेंडिंग में। मैंने डायग्राम बताया था, याद है आपको थोड़ा बहुत, इस तरीके से नीचे आ रहा था, फिर ऐसे असेंडिंग लूप के थ्रू ऊपर जा रहा था, फिर किस में जा रहा था, डीसीटी में। नेक्स्ट आपका क्या है, ये सेकंड है, मैं इससे लिख देती हूँ, ये फर्स्ट है,
ये सेकंड है, ये थर्ड, उसके बाद फोर्थ, फिर यहाँ गया दोनों में, फिर फिफ्थ पार्ट क्या है आपका DCT। DCT की फुल फॉर्म क्या है? इसकी क्या थी? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। DCT की क्या होगी? DCT की क्या बताई थी मैंने, बताइए जरा। डोर्सल क्या बताई थी? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। समझ आ गया आपको? ट्यूब्यूल्स। अब इसमें पहुंच चुका है। अब इसके बाद इस कहाँ जाता है फिर इसमें 6 नंबर पे कहाँ जाता है? कलेक्टिंग डक्ट। 6 नंबर पे कहाँ जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट के बाद कहाँ जाएगा? 7 नंबर पे बताइए। कलेक्टिंग डक्ट के बाद कहाँ जाएगा? यूरेटर डक्ट में। यूरेटर डक्ट के बाद कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर के बाद कहाँ जाएगा? यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा से क्या हो जाएगा? आउट। समझ आ गई आपको बात? ये मैंने एक आपको पाथवे की फॉर्म में बता दी ताकि आपको इजी रहे याद करना, कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, मैंने क्या बताया पहले? अफरेंट ट्यूब्यूल्स ब्लड में आता है इसमें, फिर ग्लोमेरुलस फिल्टर होते हैं, फिर उसके बाद जो ब्लड है वापस चला जाता है बॉडी में इफरेंट ट्यूब्यूल्स के थ्रू, फिर बोमन्स कैप्सूल में आता है, फिर पीसीटी में। पीसीटी के 2 फॉर्म होती है, डिसेंडिंग असेंडिंग। इसमें क्या क्या एब्जॉर्ब होता है बाद में मैं लिखवा चुकी हूँ, मैं पढ़ा चुकी हूँ, वो आप देख लेना वीडियो में। डिसेंडिंग लूप को हेनलेस लूप भी बोलते हैं या लूप ऑफ हेनले भी बोलते हैं। उसके बाद आता है डीसीटी में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देन इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है, फिर यूरेटर डक्ट के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाके कलेक्ट हो जाता है। फिर जब यहाँ पे प्रेशर लगाती हैं वो यूरिन जब बहुत ज्यादा भर जाता है तो प्रेशर लगाती हैं। उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी को क्या कर देते हैं, यूरिन को क्या कर देते हैं, बॉडी से आउट कर देते हैं, बॉडी से पास आउट कर देते हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप एक बार और वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और इन दोनों वीडियो आप एक साथ देखिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और जो भी कुछ अगर डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, मैं आप उसका आंसर देना जल्द से जल्द कोशिश करूँगी मैं उसका आंसर दे पाऊँ। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।